2 हफ्ते में 6 हत्या आरोपियों को आप रिहा कराए हैं, आपको क्या कहना है इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करेंगे कि लोगों का थोड़ा एक प्रिजम्पशन रहता है कि किसी पे आरोप लग गया इसका मतलब उसने कुछ किया ही होगा। बहुत सारे केसेस गलत किए जाते हैं या फिर थोड़ा सा बात को ऐसा घुमा दिया जाता है कि लगे कि बहुत सीरियस मैटर है। और तीनों केसेस थे, तीनों कंटेस्टेड थे, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तीनों में वो लोग निर्दोष थे और उनको गलत फंसाया गया था। तो तीनों को रिहा करा के अच्छा तो बहुत लग रहा है, उनके परिवार के द्वारा बहुत आशीर्वाद भी दिया गया। कौन सा कोर्ट में इन तमाम आरोपियों का मामला चल रहे थे? सब अलग अलग कोर्ट में चल रहे थे या फिर एक ही कोर्ट में चल रहे थे? तीनों अलग अलग न्यायालयों में चल रहे थे। सबसे पहला जो डिस्पोज ऑफ हुआ था वो था स्टेट वर्सेस प्रदीप पंडित, तो उसका ST नंबर 73 था, 73/2021। ये वीना मिश्रा जी जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इससे पूर्व में थी, उनके यहाँ चल रहा था। और उसी तरह दूसरा केस जो स्टेट वर्सेस श्यामदेव मंडल, ST नंबर 165/23, ये दोनों वीना मिश्रा मैडम के यहाँ चल रहे थे और अभी उनका ट्रांसफर हो गया। जो नए जज आए मनोज प्रसाद जी, उनके यहाँ चल रहा था, डिस्पोजल फाइनली वहां हुआ। जो तीसरा मामला था विजय रवानी का, वो सिकदर साहब है हम लोग के यहाँ DJ3, उनके यहाँ चल रहा था। किन किन मेट्रो में वो लोग को जेल हुई थी? जो सबसे पहला केस डिस्पोजल हुआ था वो था प्रदीप पंडित का। उसमें जो धारा लगी थी मेन वो थी सेक्शन 302 ऑफ द IPC, जो होता है मर्डर की। तो उसमें 4 आरोपी थे और उन पे आरोप था कि वो अपने चचेरे भाई की पत्नी की हत्या की थी कुछ जमीन की मामलों को लेकर। इसमें बात ये थी कि घटना किसी ने देखी नहीं थी और वो सही में कैसे मरी इसकी किसी को जानकारी नहीं थी और शक के आधार पर इनको फंसाया गया था और न्यायालय के सामने बात को रखी गई अच्छे से, तो न्यायालय ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया। दूसरा मामला जो था वो था श्यामदेव मंडल का। उसमें हुआ था कि उनका कहना था कि जो सूचक था इस केस का रिंकू प्रसाद सिंह, उसके साथ श्यामदेव मंडल ने माथे पे मारपीट की थी, माथे पे टांगी चला दिया था जिससे धारदार इंजुरी भी लगी थी। लेकिन बाद में जो गवाह आए और जो मेडिकल रिपोर्ट आई और जो अनुसंधानकर्ता का जो बयान हुआ उससे कुछ अलग ही बात सामने आई कि ये लोग जो थे ये आरोपी नहीं थे बल्कि यही लोग विक्टिम थे। और इस बात को कोर्ट ने बहुत ही सेंसिटिवली सुना और समझा, जिसके कारण उसको न्याय मिल सका। तीसरा केस जो था विजय रवानी का, उस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसको कुआं में फेंक दिया। इसमें भी वही बात थी कि किसी ने कांड को होते देखा नहीं था और महिला के जो घर वाले थे, मायके वाले थे, उनके द्वारा शक के आधार पर केस कर दिया गया था, जबकि उनकी शादी को उस समय हुए हुए लगभग 9 से 10 वर्ष हो चुके थे, बच्चे थे। और इस बात को न्यायालय ने काफी अप्रिशिएट किया कि शादी के काफी समय हो गया और कोई भी मारपीट या प्रताड़ना का साक्ष्य नहीं लाया गया, तो इस बात को लेकर उनको रिहा किया। इस केस के पीछे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मुकदमों के पीछे मेहनत तो काफी करनी पड़ती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होता है जो हमारे क्लाइंट जो मुवक्किल होते हैं वो पूछते हैं कि सर हो जाएगा कि नहीं, सर सजा तो नहीं हो जाएगी। एक सबसे बड़ा चिंता वो होता है, वो भी एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि ज्यादातर समय हम घर से ज्यादा उन्हीं के साथ व्यतीत करते हैं। तो एक तो वो बात हो जाती है। फिर उसके बाद सेशन ट्रायल में काफी सारे गवाहियां होती हैं। जैसे प्रदीप पंडित वाले केस में 16 गवाहियां हुई थी, सबकी कम से कम 4 पेज 60 पैराग्राफ एक एक गवाही की डेपोजिशन जाती है। तो उसमें आपको उसका डेपोजिशन, उसका पुलिस का स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है, जो इंजुरी रिपोर्ट आता है, जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम लोग बहुत सारे साइटेशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, जिसको हम लोग को अध्ययन करना पड़ता है और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि कोर्ट को हम जो सही तथ्य है वो सही से बता सकें। तो कभी कभार जब जिस दिन केस की बहस होती है उससे एक दिन पहले हमें एक तो ऑफिस में भी थोड़ा सीरियस माहौल हो जाता है कि कल उसमें क्या करना है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। कोर्ट के पास भी समय का अभाव रहता है क्योंकि काम इतना रहता है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग आराम से हर चीज को कह सके। कोर्ट के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है लेकिन हर चीज को संक्षेप में रखना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है कि अपनी सारी बातें को हम संक्षेप में और अच्छे तरह से कैसे न्यायालय के सामने रख पाए। वकालत के क्षेत्र में आप क्यों आए? इसमें क्या ऐसी खास बात थी कि आप वकालत का दुनिया को चूज किए? आप इससे पहले आप BSc किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं, आप फिर दिल्ली से आप लॉ किए, तो इसके पीछे क्या जर्नी रहा है? जैसे मुझे हमेशा से साइंस में ही रुचि रही,
9th 10th में 11th 12th में। तो इसके बाद मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन में मैं साइंस से ही करूंगा क्योंकि मुझे वो आसान पड़ेगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट ठीक थे लेकिन मेरे उतने रुचि के नहीं थे। तो दिल्ली में गया था तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोच रहा था। तो वहाँ पे बीएससी के बाद मैंने सोचा था कि तैयारी करूंगा। और इसी समय मेरे पिताजी मेरे वकील हैं, तो उन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया कि एक काम करो, तुम ड्यू का LLB का एग्जाम होता है वो भी दो, अगर एडमिशन हो जाता है तो अच्छा तैयारी करना और साथ साथ तुम अपना एग्जाम भी देते रहना। और इसी बीच कोरोना आ गया वर्ष 2020 में। 2019 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया अपना लॉ का, और 2020 में कोरोना आ गया जिसकी वजह से मैं घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद जो माहौल मिला और काम होते हुए देखा तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरा भी कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा था, तो एग्जाम देते टाइम या कुछ डिस्कशन करते टाइम काफी उसको रिलेट कर पाया। तो उसकी वजह से इस फील्ड में धीरे धीरे आते गए। और पिताजी मेरे काफी टाइम डिक्टेशन भी देते थे जब मैं काफी छोटा था, तो वो बस बताते थे, मैं टाइप करता था ताकि जल्दी काम हो सके। तो उससे भी थोड़ा आइडिया था और धीरे धीरे रुचि बढ़ी। और फिर लॉकडाउन में थोड़ा बहुत काम भी देखने लगे, थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग करने लगे खुद से। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आ गया। जूनियर वकीलों को आप क्या संदेश देना चाहिए? उन लोगों को किन किन सावधानियों से बचनी चाहिए? एक जूनियर वकील का फर्ज होता है कि उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उन लोगों को अपना पक्ष को रखना पड़ता है। किन किन कठिनाइयों से उन लोगों को मतलब बचना चाहिए? जूनियर वकीलों या तो फिर आमतौर पर यह कहें कि किन किन सावधानियों को उन लोगों को बरतना चाहिए? जैसे जूनियर वकीलों के साथ ये मेरे साथ भी हुआ था। जब भी हम सीनियर लोगों को देखते हैं कोर्ट में कुछ भी चीज मूव करते हुए, तो हमें लगता है कि हमें भी कोर्ट स्टाफ के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उतना ही समय या उतना ही ध्यान दिया जाएगा। इस बात को हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जो भी सीनियर्स हैं उन्हें इतना महत्व मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल काम करके अपने एक इमेज बनाई है, अपनी एक रेपुटेशन बनाई है कि वो न्यायालय के सामने सही बात रखेंगे। और वकील बनने के बाद अगर हम सोचें कि हम भी उन्हीं के तरह हो गए तो ये एक नुकसान की बात होती है। दूसरी चीज जिससे बचना चाहिए वो होता है सोचना कि हमें बहुत कुछ आता है, क्योंकि लॉ इतना वास्ट और इतना बड़ा फील्ड है कि कोई कितना भी पढ़ ले वो कभी नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है या मैं ये सब्जेक्ट का मास्टर हो गया हूँ। क्योंकि एक एक सेक्शन में एक एक तरह के केस में इतने सारे मटेरियल है कि किसी एक आदमी के लिए पढ़ना ही संभव नहीं, मास्टर होना तो बहुत दूर की बात है। तो कभी भी ये चीज नहीं लानी चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, क्योंकि उससे फिर लोग पढ़ने में ध्यान कम देने लगते हैं। लगातार पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के अच्छे जजमेंट्स पढ़ के उनसे सीखना चाहिए कि क्या करना सही रहता है इस केस में, किस सिचुएशन में क्या हम लोग ग्राउंड ले सकते हैं तो सही रहे। और दूसरे जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। बहुत लोग होते हैं डिमोरलाइज करने के लिए, आपकी एक छोटी सी हार को लेकर कह रहे तुमसे नहीं होगा, तो हार नहीं माननी है, धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। एक सप्ताह में आपको 6 आरोपियों, हत्या आरोपियों को आप रिहा कराएं, आपको कैसा लग रहा है एक साथ? अच्छा तो बहुत लग रहा है, और इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो 6 लोग तीनों केसेस में बिल्कुल निर्दोष थे। क्योंकि जिस तरह की हम लोग बात करते हैं, जिस तरह की हम लोग को सब तरफ से पता चलता है, एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है। लेकिन न्यायालय भी इस मामले में मजबूर है कि वो जजमेंट उसी चीज पे दे सकते हैं जो बात हम मटेरियल लाए कोर्ट के सामने। अगर हम बस बोल दे कि मैंने नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ, तो इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिलीफ मिल जाए जो आप क्लेम कर रहे हैं। और इसमें मैं जो हमारे कोर्ट थे श्री मनोज प्रसाद जी, जो जिला सत्र न्यायाधीश है अभी प्रधान, और सोमेंद्र नाथ सिकदर जी जो अभी DJ3 है हम लोग के, उन दोनों की भी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि इसमें तो मैं अभी मेरी 1 साल की प्रैक्टिस हुई, मेरे जैसे जूनियर को उन्होंने अच्छे से समय देकर इत्मीनान से सुना, उन्होंने सारा मटेरियल खुद भी पढ़ा, बहुत सारी हमारी सहायता भी की, जहां भी कुछ गलती होती थी या कुछ ठीक से बोलना चाहिए था, कुछ और लाना चाहिए था, तो उन्होंने हमेशा गाइड किया और इतना समय दिया हमें कि हम ठीक से अपनी बात को रख सके। तो इसके लिए, और जो भी टेक्निकल बातें थी केस में, उसको फैक्ट्स पे, लॉ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जिससे फाइनली जो सच है वो बाहर आ सका। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी भी वकील हैं, तो उनका आप पे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो कह सकते हैं पूरा प्रभाव उन्हीं का है, क्योंकि जो भी काम करना सीखे और इतने कम समय में जो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सीख गए, वो उनकी सहायता से, उनका गाइडेंस से ही आ पाया है कि हम बोल सकते हैं कि कुछ केसेस खुद भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो हम लोग ज्यादातर जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वो देखते हैं, तो उनके साथ रहते रहते बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जो मैं कह सकता हूँ कि
अगर मैं खुद से प्रैक्टिस करता तो नहीं सीख पाता। बहुत सारे तरह तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, जिससे एक्सपीरियंस भी एक होता है कि एक्सपीरियंस गेन होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या प्रोसेस से कोर्ट चलता है, किस तरह से कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करना है, किस सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल करना है। ये सब चीजें हैं जो किसी किताब से आदमी नहीं सीख सकता है, ये आदमी देख के या किसी के बताने के अनुसार ही सीख सकता है। और उनसे तो एक बहुत बड़ी चीज ये है कि उनके सामने कोई आ जाता है तो उनकी मदद जरूर करते हैं। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब व्यक्ति अगर उनके पास आ जाए तो वो समय अभाव हो नहीं हो, कहीं जाना हो, रुक के जरूर उनकी बात सुनेंगे और अपने तरफ से जो होता है हमेशा करते हैं। अब जैसे कुछ मैटर्स बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी कुछ ग्रामीण में कहीं टाउन में ही कुछ जान पहचानों के लोगों का केस होता है तो वो हमेशा उसको पर्सनली खुद हैंडल करते हैं। और फीस वगैरह की बात रही तो उसमें बहुत छूट देते हैं, नहीं दे सकता है तो उन्हें बिल्कुल ही माफ कर देते हैं। कानून से वंचित लोगों को आपके प्रति क्या विचार है? उनके प्रति आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कानून का दायरे में नहीं आ पाते हैं और अपना केस को खत्म कर देते हैं? उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी मेरे पिताजी एक लाइन है जो कहते हैं, बोलते हैं कि कभी भी कोई गरीब आदमी अगर किसी मजबूत आदमी से लड़ता है, अगर नहीं उससे टिक पाता है तो सीधा बोलता है कि अच्छा यहाँ हो गया ना, तुम कोर्ट में देख लेंगे। तो इसी चीज से जो लोगों का कोर्ट के ऊपर भरोसा है वो दिखता है कि जान रहा है कि हम उससे बल से या पैसे से नहीं जीत सकते, लेकिन कोर्ट में हमको न्याय जरूर मिलेगा। लोगों को थोड़ा डर लगता है कि कोर्ट कचहरी का मामला है कि कोर्ट में तो समय लगेगा, लेकिन कोर्ट अपना ड्यू प्रोसेस पूरा करके ही कोई चीज का फैसला देता है ताकि वो सही फैसला दे सके। जल्दी फैसले में ये नहीं करना कि हम कुछ गलत कर दें जिससे कुछ गलत ऑर्डर हो जाए। कोर्ट थोड़ा समय लेता है, लेकिन हर प्रोसेस से जो कानून बनाया गया है उस हिसाब से चल के सही फैसला दे, इसके लिए आपका प्रोसेस से चलता है। तो लोगों को कोर्ट से डरना नहीं चाहिए। कोर्ट में उन्हें हमेशा सही से अपनी बातें रखें, सच्चाई से आए, ईमानदारी से अपनी सारी बातें अपने वकील को बताएं या न्यायालय में प्रस्तुत करें और कोर्ट उनको जरूर न्याय देगा।